रितु की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। रितु का अपने ससुराल में पहला दिन था। रितु अपनी जवान सास तारा को देखकर थोड़ी हैरान थी, क्योंकि इसके ससुर काफी बूढ़े थे। तो वहीं दूसरी ओर रितु अपने पति अशोक से भी परेशान थी, क्योंकि जब से रितु और अशोक की शादी हुई थी, रितु ने एक बार भी अशोक को नहीं देखा था। इस घर में आखिर चल क्या रहा है पता नहीं। क्या देखकर मेरे माँ बाप ने ऐसे घर में मेरी शादी करवा दी। पापा को बस अपनी दोस्ती और उनके किए गए वादों की चिंता रही। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अशोक को। इतना बोलकर रितु अशोक को ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका ससुर शराब पी रहा है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी सास आराम से बैठकर खाना खा रही है। माफ करना मम्मी जी, आपको और पापा जी के बीच में मैं बोल रही हूँ, पर पापा जी जिस तरह से शराब पी रहे, ऐसे तो वो पी पी कर मर जाएंगे। आपको उन्हें रोकना चाहिए। छोड़ो बहू, वो काम तुम्हारे ससुर का है और तुम क्यों उनकी चिंता कर रही हो जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और वैसे भी तुम्हारे ससुर जी का पैर कब्र में है और आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, रात में तुम्हें सभी के लिए खाना बनाना होगा। जी मम्मी जी जानती हूँ। अच्छा मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी। क्या आपने अशोक जी को देखा है? दरअसल जब से हमारी शादी हुई है वो नजर ही नहीं आए। तुम अशोक की चिंता मत करो, उसकी चिंता करने के लिए अभी मैं हूँ। तुम अपने कमरे में जाके आराम करो और शाम होते ही पहली रसोई की तैयारी भी करनी है। शाम को मेहमान आने वाले हैं। जी मम्मी जी। अब रितु अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती है। अब रितु जैसे ही खाना बनाकर बाहर आती है, वो देखती है कि उसका ससुर बेहोश सोफे पर पड़ा है। तो वहीं उसकी सास सारा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त है। मम्मी जी देखिए, पापा जी बेहोश हो गए, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रितु? छोड़ दो ना अपने ससुर को। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में अपने ससुर जी के लिए कोई फीलिंग्स जाग गई है? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मेरे ससुर जी मेरे पिताजी के समान है, इसीलिए मुझे उनकी फिक्र है। पर आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बस ससुर के मरने का इंतजार कर रही हैं। तारा, तुम्हें अपने घर में भोले भाले बहू लानी चाहिए थी। तुम्हारी बहू तो बहुत तेज है। मुझे नहीं लगता जो तुम चाहती हो वो हो पाएगा। यार अब मैं तुझे क्या बताऊं, सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन ये लड़की ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे तो वो मेरा बुढ़ा पति लेकर आया था, आखिर उसने हमारे नाक में दम करके रख दिया है। वो तो चाहता ही है कि मैं और अशोक कभी खुश ना रहें। तो अब क्या करोगी? क्या तुम अपनी बहू को जेल लोगी? बिल्कुल नहीं। तू तो जानती है ना कि ये बुढ़ा कैसा है, और भगवान करे कि ये बुढ़ा तब तक होश में ना आए जब तक ये भगवान को प्यारा ना हो जाए, वरना ये एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और ये बात इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता। इतना बोलकर तारा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और तारा के सभी दोस्त भी बिना खाए अपने घर चले जाते हैं। पर रितु को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर घर में चल क्या रहा है। रितु अशोक के घर आने का इंतजार करती है, पर काफी रात होने के बाद भी जब अशोक घर नहीं आता तो वो बाहर जाकर अशोक को देखने लगती है। और तभी उसे अपनी सास के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। ये आवाज कैसी? कहीं मम्मी जी का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? मम्मी जी इतनी गिरी हुई औरत है, अगर उन्हें किसी और के साथ रहना था तो उन्होंने ससुर जी से शादी ही क्यों की? क्या उन्होंने शादी करने से पहले ससुर जी की उम्र नहीं देखी थी? कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी ने लालच में शादी की हो? इस तरह से रितु अपने सास के बारे में भला बुरा सोचने लगती है। अब रितु अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसका ससुर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अपने ससुर को सीढ़ियों से नीचे गिरता देख रितु जोर से चिल्लाती है और उसकी सास अपने बेटे अशोक के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। अपनी सास और अपने पति को एक साथ देखकर रितु के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर तारा और अशोक रितु के ससुर के मरने पर खुश होते हैं। अशोक, ये बुढ़ा तो मर गया, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सही कहा तारा तुमने। मैं कितने समय से अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा था। मुझे शर्म आती है इस आदमी को अपना बाप कहते हुए। मम्मी जी कैसी औरत है आप? अपने बेटे के साथ नाजायज संबंध बना रही हैं और अशोक जी आप अपने बाप के मरने पर खुश हो रहे हैं। मम्मी जी का तो समझ में आता है कि उन्होंने ससुर जी की धन दौलत के लिए उन्हें से प्यार का नाटक किया और इसीलिए शादी की, पर
आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जो भी हो, अब ये लड़की आपकी माँ है। रितु, मुझे गलत समझना बंद करो और खुशियाँ मनाओ कि तुम्हारी इज्जत बच गई, वरना शायद आज तुम अशोक की बीवी नहीं बल्कि इस बुढ़े की। इतना बोलते बोलते तारा चुप हो जाती है और रितु अपने पति और सास को गलत समझने लगती है और उन्हें भला बुरा कहने लगती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी अशोक सारा सच रितु को बताता है। बस करो रितु, अगर तुमने अब तारा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं सब भूल जाऊंगा। तुम जानती ही क्या हो मेरे बाप के बारे में। मेरा बाप एक नंबर का याश था, उसी ने मेरी माँ को मारा। ये आप क्या बोल रहे हैं? यही सच है। मैं तारा एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तारा को यहाँ अपने बाप से मिलवाने के लिए लाया था, ये बताने के लिए कि मैं तारा से शादी कर रहा हूँ। पर मेरे बुढ़े बाप ने मेरी तारा को अगवा कर लिया और मेरे सामने शर्त रखी कि मैं तुमसे शादी कर लूं, और खुद उसने तारा से शादी करके मेरी तारा को मेरी माँ बना दिया और मेरी शादी 1 महीने के अंदर अंदर तुमसे करवा दी। बस इसलिए आज हम दोनों खुश हैं, क्योंकि मेरे बाप के मरने के बाद हम दोनों आजाद हैं। जब रितु को सच पता चलता है कि उसकी सास ही उसकी सौतन है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वह फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद तारा उसका हौसला बढ़ाते हुए उससे कहती है, रितु, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। भूल जाओ अशोक को और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हें अशोक से भी अच्छा जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि अशोक तुमसे प्यार नहीं करता। काश कि तुम दोनों ये सच मुझे पहले बता देते, मुझे इतना दुख ना पहुंचता। पर मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इस तरह से रितु तारा और अशोक की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर तारा और अशोक उस शहर को छोड़कर नए शहर में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और जिंदगी भर एक साथ रहने का वादा करते हैं। सुमित्रा के 5 बेटे थे, जिसमें से सुमित्रा का सबसे छोटा बेटा उसका लाडला था। वो अपने आगे की पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए विदेश चला गया और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। बहुत जल्द एक एक करके सुमित्रा ने अपने चारों बेटों की शादी करवा दी थी। सुमित्रा के चारों बहू काफी सुंदर थी और बस इसी बात का सुमित्रा को अपनी चारों ही बहुओं पर बहुत घमंड था। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा सही कहती है सारी मोहल्ले की औरतें। तुम अपने घर में बहू नहीं 4-4 चांद लेकर आई हो, जो तुम्हारे घर में हर समय चमकती रहती हैं, जो तुम्हारे घर को रोशन कर रही हैं। वो तो मैं जानती हूँ बहन, मेरे बेटे तुम्हारे बेटे की तरह निकम्मे और नालायक थोड़ी ना है, जो अपनी माँ की बात काट कर अपनी मर्जी से शादी कर ले। क्या फर्क पड़ता है सुमित्रा बहन, मेरे बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की हो या मेरी मर्जी से मेरी बहू संस्कारी और सर्वगुण संपन्न है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बहन, तुम तो बड़ी ही भोली हो। वैसे बहन, पीढ़ी संस्कार से नहीं चलती, वंश से चलती है। और तुम्हारे बेटे की शादी को 5 साल होने को आ गए, पर तुम्हारे घर में तो अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। इसमें तुम्हारी भी क्या गलती। अब तुम्हारा बेटा ही बांझ औरत लेकर आया है तो कोई क्या करे। सुमित्रा बहन बस करो, तुम मेरे या मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कह लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। पर खबरदार अगर तुमने मेरी बहू को बांझ कहा तो। सुमित्रा की पड़ोसन को सुमित्रा की बात जरा भी पसंद नहीं आती और वो भी सुमित्रा को करारा जवाब देती है। सुमित्रा को अपनी चारों ही बहू पर बड़ा घमंड था, इसलिए वो अपनी पड़ोसन की बहू को बार बार कोसने लगती है और भला बुरा सुनाने लगती है। जिसके बाद सुमित्रा की पड़ोसन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और रोती हुई गुस्से में सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन तुम्हें बड़ा ही घमंड है ना, तुम्हारा ये घमंड टूटना बहुत जरूरी है। और तुम मेरी बहू को बांझ कह रही हो। जाओ, मैं तुम्हें दिल से बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारी चारों बहुएं भी बांझ हो जाएंगी, तुम्हारे घर में भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी और तुम्हारा छोटा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करके विदेश में बस जाएगा। तुम अपने छोटे बेटे के लिए तरसती रहोगी और तुम्हारी चारों बहुएं बच्चे के लिए तरसेंगी। जैसे ही सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा को श्राप देती है, वैसे ही सुमित्रा की सारी बहू वहाँ आ जाती है और सबसे बड़ी बहू आंचल ये बद्दुआ सुनकर अपनी पड़ोसन के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, नहीं आंटी जी, हमारी सास की गलती की सजा हम चारों को मत दीजिए। हम चारों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसी बद्दुआ मत दीजिए हमें। अरे आंचल बहू, तू बेकार ही इस औरत के सामने रोकर भीख मांग रही है। ये कलयुग का जमाना है,
आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। सुमित्रा इसे छोटी सी बात समझकर टाल देती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और अब तक सुमित्रा की चारों बहुओं में से एक को भी बच्चा नहीं हुआ था। जिसके बाद एक दिन सुमित्रा की दूसरी बहू माँ जी, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हम चारों में से कोई भी माँ नहीं बन पाया। मानो या न मानो, आंटी की बदुआ हमें लग चुकी है। बहू, तुम चारों कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात को बीते 3 साल हो चुके थे पर अब तक सुमित्रा का घमंड वैसा का वैसा ही था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रकाश का फोन आता है। माँ, तुम और भाभी कैसी हो? हम सब तो ठीक है बेटा, पर तू हमें ये बता कि तू घर कब आएगा? तू जब से विदेश गया है तब से एक बार भी विदेश से घर नहीं आया। क्या तुझे हम सबकी कोई याद व्याद नहीं आती? और पता नहीं तू ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है जो खत्म ही नहीं हो रही। माँ, मेरी पढ़ाई को खत्म हुए 1 साल हो चुका है, पर मेरा घर न आने का एक कारण है। मुझे डर लगता है अगर मैं नवनीत के साथ घर आया तो आप हमें घर से निकाल दोगी, क्योंकि नवनीत विदेशी है और मैंने एक विदेशी लड़की से शादी करके यहीं पर रहने का फैसला ले लिया है। क्या तूने शादी कर ली और घर में किसी को बताया तक नहीं? तूने अपनी माँ को भी इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? मैं जानता था आप इसी तरह से नाराज होंगी, इसलिए मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं आपका सामना कर सकूं, आपको सच बता सकूं। आज भी सिर्फ नवनीत के कहने पर मैंने आपको फोन किया और अपनी शादी के बारे में बताया। अब तो तू बीवी का गुलाम हो गया है। तेरी बीवी बोलेगी तो ही तू माँ से बात करेगा। ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर तू मेरी इतनी इज्जत कर रहा होता तो तू अपनी मर्जी से शादी नहीं करता। मैं तेरी इस शादी को नहीं अपनाती और ना ही तेरी इस बीवी को। इसीलिए आइंदा से तू मुझे कभी फोन कॉल मत करना। मेरे लिए मेरे एक बेटे बहू मर चुके हैं। इस तरह से सुमित्रा अपने सबसे छोटे बेटे से अपना रिश्ता तोड़ देती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। पर इन 5 सालों में भी सुमित्रा की एक भी बहू की गोद में नहीं भरती और समय के साथ सुमित्रा का घमंड टूटने लगता है। मेरी गलतियों की सजा मेरी बहुओं को मिल रही है। ये सब कुछ बद्दुआ की वजह से हो रहा है। अब सुमित्रा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन प्रकाश का फोन आता है। हाँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हो, आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, पर एक बार मेरी बात सुन लो। आपकी सबसे छोटी बहू माँ बनने वाली है, आप अपनी बहू को आशीर्वाद दे दो। इतना बोलकर प्रकाश फोन रख देता है। प्रकाश के फोन रखने के बाद सुमित्रा बहुत रोती है, जिसके बाद सुमित्रा की चारों बहू उसे समझाती है। माँ जी, अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए ना। देखिए कितने दिनों बाद आपकी 5 बहुओं में से एक बहू माँ बनने वाली है। सब कुछ भूल जाइए और देवर जी को भी घर बुला लीजिए। हाँ माँ जी, देवर जी को माफ कर दीजिए और उन्हें घर बुला लीजिए। अब सुमित्रा अपनी नाराजगी छोड़कर अपनी सबसे छोटे बहू को घर बुला लेती है। पर घर आने के बाद सुमित्रा के घर में खुशियों की लहर आ जाती है। सुमित्रा की खुशियाँ दुगनी तब होती है जब नवनीत एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। माँ जी देखिए, हमारे घर में एक नन्ही सी परी आई है, इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी इस परी का नाम परी रखूंगी। दीदी, ये परी होगी आपके लिए। मेरे लिए तो ये इस घर की लक्ष्मी है, इसीलिए मैं इसका नाम लक्ष्मी रखूंगी। आप दोनों इसे जिस नाम से बुलाना चाहती हो बुला लो, पर इसके आने से घर में खुशियाँ आई हैं, इसीलिए मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। मेरी प्यारी सी पोती की 5 माएँ हैं। ये 5 माँ अपने हिसाब से नाम रखेंगी और आपस में लड़ाई करेंगी, इसीलिए अपनी पोती का नाम मैं रखूंगी और इसका नाम होगा दृष्टि। इस तरह से सुमित्रा इस प्यारी सी बच्ची का नाम दृष्टि रखती है। अब दृष्टि की 5 माँ थी और दृष्टि अपनी 5 माँ की इकलौती बेटी। दृष्टि की 5 माँ उससे बहुत प्यार करती थी। दृष्टि अपनी 5 माँ की आंखों का तारा थी। समय यूं ही बीतता जाता है और दृष्टि बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दृष्टि कॉलेज से घर आती है। तभी सुमित्रा की 5 बहुएं दृष्टि को अपने पास बिठाकर उससे बोलती है। आ गई मेरी लाडली बेटी, देख मैं तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। इस लड़के का नाम अनुराग है। तुम दोनों की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है। चल झूठी,
इन दोनों की जोड़ी भगवान ने नहीं बल्कि तूने बनाई है। इसीलिए मेरी प्यारी दृष्टि उस लड़के से शादी करेगी जो उसकी पांचों माओं को भाएगा। और हम पांचों की पसंद ये लड़का है जिसका नाम कौशल है, और ये लड़का अपने नाम की तरह हर चीज में कौशल है। दादी, आपकी 5 बहुओं की मैं इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए मेरी पांचों माँ मुझ पर प्यार की बारिश करती है। पर मैं अपनी पांचों माँ से आज ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक आरव नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए आप सभी अपनी अपनी पसंद से मेरी शादी करवाइए, पर लड़का मेरी पसंद का रहने दीजिए। दृष्टि की यह बात सुनकर दृष्टि की पांचों माँ और दादी बहुत खुश होती है, जिसके बाद बहुत जल्द दृष्टि की पांचों माँ मिलकर उसका कन्यादान करती है और उसकी शादी करवा कर आरव के साथ भेज देती है। सुमित्रा बहुत गरीब औरत थी। उसने जब अपनी बेटी गौरी को जन्म दिया था, उसी समय उसके पति का देहांत हो गया था। गौरी बहुत काली थी, इसलिए सब उससे नफरत किया करते थे। पर माँ के लिए तो उसका बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, ना गोरा ना काला। सुमित्रा अपने बच्चे को लेकर एक दिन काम पर जाती है। गौरी बेटा, तो यहाँ आराम से बैठना जब तक मैं काम कर रही हूँ। ठीक है माँ। अब सुमित्रा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी मालकिन की बेटी रिया स्कूल से बाहर आती है और गौरी का काला रंग देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, हमारे घर में एक काला बंदर कहाँ से आ गया? ए कलो, कौन है तू? मेरा नाम गौरी है और मैं कोई बंदर नहीं हूँ जो तुम मुझे बार बार काली बंदर कह के चिढ़ा रही हो। रिया एक बार फिर गौरी पर हंसने लगती है। तभी वहाँ रिया की माँ सुमन आ जाती है और अपनी बेटी को गौरी का मजाक बनाता देख उसे डांटती है। रिया बेटा, बहुत गंदी बात होती है, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दुनिया में सिर्फ 2 ही रंग होता है, एक काला और एक गोरा। और क्या हुआ अगर गौरी काली है तो? इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका मजाक बनाओगी। चलो अभी मेरे सामने उससे माफी मांगो। अपनी माँ के कहने पर रिया गौरी से माफी मांग लेती है, पर अंदर ही अंदर वो गौरी से नफरत करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा रोज गौरी को अपने साथ लाने लगती है। सुमित्रा, तुम रोज रोज अपनी बेटी को यहाँ क्यों ले आती हो? यहाँ लाने के बदले तुम उसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? तुम यही चाहती हो क्या कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह बने? नहीं मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई माँ बाप ये क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा उन्हीं की तरह नौकर बने? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आप लोगों की तरह बने। अगर तुम सच में ये चाहती हो कि तुम्हारी बेटी हमारी तरह बने तो इसे कल से स्कूल भेजना और इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। सुमन एक बहुत अच्छी औरत थी और तो और वो एक समाज सेविका भी थी जो गरीब लोगों की मदद किया करती थी। अब गौरी की पढ़ाई का सारा जिम्मा सुमन अपने सर ले लेती है, इसलिए वो गौरी का एडमिशन अपनी बेटी के स्कूल में करवा देती है। पर रिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल में इंग्लिश की टीचर बबीता जब पहली बार गौरी को देखती है तो उसका काला रंग देखकर उसका मुंह बन जाता है। हे भगवान, मेरी क्लास में इतनी काली स्टूडेंट, पर ये किसकी बेटी है जरा पता तो करो। ए लड़की, आज पहली बार तुम्हें स्कूल में देख रही हूँ। किसकी बेटी हो और कहाँ से आई हो? मैडम, मेरा नाम गौरी और मेरी मम्मी सुमन आंटी के घर में साफ सफाई का काम करती हैं। मेरा दाखिला सुमन आंटी ने ही करवाया है, रिया की माँ ने। हे भगवान, इस स्कूल में हो क्या रहा है? अब मैं एक नौकरानी की बेटी को पढ़ाऊंगी। हाय, इसका काला रंग, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। इतना काला भी कोई इंसान होता है? अच्छा सुनो, तुम मेरी क्लास में आते ही मेरी क्लासरूम से बाहर चली जाना। मैं तुम जैसे काले बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, समझी? और तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी हो क्लासरूम से बाहर खड़े होकर करना, ठीक है? गौरी को बबीता मैडम की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ही बबीता मैडम क्लासरूम में आया करती, गौरी अपने आप ही क्लासरूम से बाहर चली जाया करती। एक दिन जब रिया गौरी को क्लास के रूम के बाहर खड़ा देखती है तो उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। मेरी माँ की वजह से तेरा स्कूल में एडमिशन तो हो गया, पर मुझे लगता है तुझे यहाँ कोई नहीं पढ़ाना चाहता, तभी तो बबीता मैडम तुझे हमेशा अपनी क्लास से बाहर निकाल देती है। और तेरे साथ होना भी यही चाहिए ताकि तुझे पता चल सके कि तू इतने बड़े स्कूल में एडजस्ट नहीं कर सकती।
रिया अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और पहली बार गौरी अपनी पढ़ाई के लिए आवाज उठाती है और प्रिंसिपल रूम में जाकर बबीता मैडम की शिकायत कर देती है, जिस वजह से बबीता मैडम को फटकार पड़ती है और बबीता मैडम अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक दिन गौरी को पनिशमेंट देती है। तुम शिकायत करना तो बहुत अच्छे से जानती हो, पर पढ़ाई करना नहीं जानती। ना तो तुमने होमवर्क किया और ना ही तुम्हें कुछ याद है, इसीलिए तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज तुम छत पर जाकर धूप में नंगे पांव खड़ी रहोगी, वो भी 3 घंटे। ठीक है मैडम। अब बेचारी गौरी स्कूल की छत पर जाकर धूप में खड़ी हो जाती है। धूप उतनी तेज होती है कि खड़े खड़े गौरी को चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से मौके पर ही गौरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद गौरी की माँ को कभी पता नहीं चल पाता कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था और स्कूल वाले भी इस राज को दफना देते हैं। पर गौरी अपना बदला लेने के लिए एक चुड़ैल के रूप में वापस आती है। सब कुछ उस बबीता मैडम की वजह से हुआ है। आज मैं अपनी माँ से उन्हीं मैडम की वजह से दूर हुई हूँ। उनके लिए काले गोरे स्टूडेंट मैटर करते हैं, ना कि होशियार बच्चा। मैं पढ़ाई में कितनी होशियार थी, पर फिर भी उन्होंने हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से सजा दी और इसी के चलते आज मैं एक चुड़ैल बन गई। अब मैं बबीता मैडम को नहीं छोड़ूंगी। अब गौरी भी प्रण ले लेती है कि वह अपनी मौत का बदला बबीता मैडम से लेगी। अगले दिन जब बबीता मैडम क्लासरूम में पढ़ा रही होती है तो गौरी क्लासरूम में जाती है। गौरी को क्लास का कोई भी बच्चा नहीं देख पाता, उसे सिर्फ बबीता मैडम ही देख पाती है। बबीता मैडम गौरी को देखकर डर जाती है और गौरी हवा में उड़कर अपना हाथ घुमाती है और पास में रखा डंडा अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है और बबीता मैडम की पिटाई करने लगता है। बच्चों, देखो इस क्लासरूम में एक चुड़ैल है जो मुझे डंडे से पीटते चली जा रही है। कोई जाकर प्रिंसिपल सर को बताओ। और मैडम, हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा और डंडा भी टेबल पर ही रखा है, फिर आप इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे नालायक बच्चे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये काली कलूटी चुड़ैल बनकर आई है, चुड़ैल, और मुझे परेशान कर रही है। खुद तो मर गई, पर मरने के बाद मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इतना बोलकर बबीता मैडम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर बबीता मैडम डर के मारे स्कूल नहीं जाती, जिसके बाद गौरी खुद बबीता मैडम के घर पहुँच जाती है। रात का समय होता है। बबीता मैडम आराम से अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसके कमरे की लाइट चली जाती है और जैसे ही बबीता मैडम उठती है वो अपने सामने अपनी काली स्टूडेंट को देखती है। गौरी, तुम यहाँ? हाँ मैडम, मैं यहाँ। अब तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं भी वहीं वहीं जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, मैं एक चुड़ैल बन गई। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी माँ मेरे लिए इंसाफ मांग रही है, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। फिर भला मेरी माँ को कैसे इंसाफ मिलेगा? मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी काले गोरे में फर्क नहीं करूंगी। अब मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव किया, पर मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे एक मौका और दो। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अब सब बच्चों को एक ही नजर से देखूंगी। बबीता मैडम, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा और मौका दोनों दूंगी। जैसे मैं काली थी, तुम भी वैसे ही काली हो जाओगी। और अगर तुम सच में अच्छी बन जाओगी तो समय के साथ तुम्हारा काला रंग भी कम होता जाएगा, पर अगर तुम्हारे मन में कोई छल होगा तो समय के साथ तुम्हारा काला रंग भी बढ़ता जाएगा और तुम धीरे धीरे करके मर जाओगी और मेरी तरह चुड़ैल बन जाओगी। गौरी बबीता मैडम को भयानक सजा देकर वहाँ से चली जाती है, पर बबीता मैडम को अपनी गलती का एहसास था और पछतावा भी, इसलिए वो एक विकलांग स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है और किसी भी बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। इस वजह से धीरे धीरे बबीता मैडम का रंग साफ होने लगता है
और गौरी की आत्मा को शांति मिल जाती है।